अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, खैरियत है? अच्छा, ये जो टास्क था ना, वैसे ये हैकर रैंक की एक वेबसाइट है उसका था। लीड कोड पे भी होता है, यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने बना लिया अब तो लेकिन यार बड़ा अच्छा था, चैलेंजिंग था, थोड़ा दिमाग लगाते हो जाता। हमारा यूज़र कहाँ गया इसमें से? उड़ा दिया किसी ने। ये खुला हुआ है। हाँ, ये खुला हुआ है भाई। तो भाई मज़ा आया होगा करने में, जिसने समझ के किया लेकिन उसको मज़ा आया होगा, जो समझ के नहीं किया तो उसको नहीं आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया कोशिश करके? क्यों? फिर छोड़ दिया फिर यही अच्छा होता है कि छोड़ दो, मसला हो रहा है ना, छोड़ दो। तो क्या करें भाई, करना है क्या नहीं, या आप खुद करेंगे? मैं समझा तो पूरा दिया था, देखें ऐसे। इसके बाद एक और टास्क भी आज वो भी देते हैं आपको, ऐसा ही। तो चैप्टर्स वैसे हमारे कितने हो गए? 56। अच्छा, अब डॉम है ना इसके बाद सारा, तो डॉम के ना चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन ना हम इसको ना जल्दी पढ़ेंगे, इस पर इतना टाइम लगाना बेकार है, ठीक है ना। एडवांस चीज़ आ गई जिसके थ्रू आसानी से काम देता है, ठीक है। तो डॉम को ना एक क्लास में निकालेंगे पूरा, ठीक है। पीछे बैठ जाओ ना, गैस वेस्ट आया मसला, ठीक है ना भाई। तो डॉम को कोशिश करेंगे और हम एक क्लास के अंदर ख़त्म कर लें, फिर आगे जो है ना, अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ा है ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा भाई, टास्क क्या था हमारा वैसे, कि भाई हमारे पास एक इनपुट होगा और इसमें पड़े होंगे इस तरह के ब्रैकेट्स, और हमें ये चेक करके बताना है कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या ख्याल है इस वाले का? तो कुछ ने ऐसा भी काम किया कि ये नज़र आ रहा है हमें बैलेंस है, जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगाई, एफ डायरेक्ट कर दिया, हाँ खुद से देख के बता दिया आंखों से अपनी ना, मतलब जावास्क्रिप्ट को छोड़ के खुद देख लिया और बोला बैलेंस है, ठीक है ना। वो 3-4 वैल्यूज दे दी, ये वाली बैलेंस है, ये वाली नहीं है, तो पता कैसे चला? खुद देखा है कि हाँ बैलेंस है। भाई जावास्क्रिप्ट को बोलना है कि जावास्क्रिप्ट चेक करके बताए कि भाई ये ब्रैकेट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा देखें, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है ना, लॉजिक होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होती, छोटी मोटी होती है, बस तो ऐसी हम दिमाग से कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके लिए ना हम
कोई एल्गोरिथम वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जैसे सॉर्टिंग होती है, उसके बबल सॉर्ट करके है, और ये मैंने आपको बताया इसके लिए स्टैक यूज़ होगा, ठीक है। तो अच्छा, जब आपको ये पता चल जाए ना कि ये टास्क था और इसके लिए ना स्टैक यूज़ होगा, तो जब आपके ना चीज़ें और क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्टैक क्या होता है? स्टैक मैंने आपको समझा दिया था कि यार ये होता है, क्या होता था स्टैक? लीफ होना, मतलब ऐसा समझ लें कि ऐसा स्ट्रक्चर है कि फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, यहाँ पे हमने रख दी बुक्स, एक बुक, फिर उसके बाद दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बुक हमें उठानी है, तो सबसे पहले कौन सी उठाएंगे? जो सबसे लास्ट में रखी थी। क्यों? वो सबसे ऊपर है, ठीक है। वो अलग बात है, सारी बुक को गिरा के आप निकाल नीचे से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं यही एग्जाम्पल है हमारी कि भाई नीचे से निकालने की जगह नहीं है, समझे, एक बॉक्स के अंदर है वो, तो पहले ऊपर वाली निकलेगी तो फिर नीचे वाली का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये स्टैक है, ठीक है ना। तो ये वाला जो टास्क है ना, ये स्टैक के थ्रू होगा। अच्छा, इसमें होगा ये, हम जो है ना एक एरे बना देंगे, सही है। अच्छा, अब इस काम के ना काफ़ी सारे तरीके हैं। अब स्टैक का पता तो चल गया, अब इसको काफ़ी सारे तरीकों से ना हम कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका हमारे पास ये है कि हम क्या करते रहें कि सबसे पहले तो लूप चला दें। लूप तो मस्ट है, सही है ना, लूप चलेगा लाजमी। इनपुट डॉट लेंथ पर, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि एरे में ये ऐड करवाते रहना है। अच्छा, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि इफ अगर इनपुट, अच्छा एरे में ना सिर्फ ओपनिंग वाले डालने हैं, ठीक है। एरे में ओपनिंग वाले डालने हैं, ठीक है ना, क्लोजिंग वाले नहीं डालने, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन लगाएं? इनपुट आई अगर बराबर हो इसके, या फिर देखिए इस तरह मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं, या तीनों ब्रैकेट को एक एरे में डाल के इंडेक्स ऑफ भी लगा सकते हैं, मतलब जितना आसान आप बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट आई या बराबर हो इसके, ठीक है। थोड़ा नीचे लाइन में ले आता हूँ मैं, सही ना, ताकि नज़र आ जाए सही से। इनपुट आई बराबर हो, क्या रह गया, स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक है। तो ये तीन ही है हमारे पास ब्रैकेट ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या करो, पुश कर दो, एरे में पुश कर दो, ठीक है भाई। एरे में पुश कर दो किसको? इनपुट आई को। अच्छा चलें, अभी अगर मैं इसको चला दूं तो लूप चलने के बाद एरे में क्या पड़ा हुआ होगा बताएं? सिर्फ ओपनिंग वाले पड़े होंगे। कितनी लेंथ होगी? टू क्यों बोलना है भाई, 3 हुई ना, और तीनों ब्रैकेट आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, एल्स में, या फिर एल्स नहीं लगाए, नीचे दोबारा इफ लगा दें या स्विच स्टेटमेंट लगा दें, कुछ भी लगा दें। ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट आ रहा है, जो ब्रैकेट आ रहा है, या एल्स में ही लगा दें या इफ ही लगा दें, चले कि भाई ऊपर वाला नहीं चलेगा तो नीचे वाला चलेगा, ठीक है। चलो एल्स लगा दो, और एल्स में आप बोलो कि जो इनपुट आई आ रहा है ना, अगर ये बराबर है किसके?
क्लोजिंग के मतलब एरे के अंदर जो लास्ट में ब्रैकेट गया है उसके बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? सिर्फ जो आखिरी वाला ब्रैकेट ना उससे मैच करवाना है। अच्छा, वैसे इससे भी आसान एक तरीका है, बहुत आसान, ठीक है ना? क्या आसान कि हम क्या कर सकते हैं, एरे को ना आप ले आए अंदर, ठीक है ना? अच्छा, अगर शुरू में ना एक और ऊपर कंडीशन लग सकती है, टॉप लेवल पे हो सकता है शुरू में ऐसा ब्रैकेट आ जाए, तो इस वाले केस में क्या होगा? शुरू में ही मना कर देंगे भाई बैलेंस नहीं है, ऐसा ही है ना? शुरू में इन तीनों ब्रैकेट में से ना ऐसे भी आ सकता है, तो एक और टॉप लेवल कंडीशन लगा सकते हैं आप, ठीक है? तो अभी खैर इसी को देखें, अगर हम एरे में हमने पुश कर दिया, सबसे अच्छा सोल्यूशन, ठीक है, मुझे मिला। अच्छा, ये वाला हम करते हैं, इसमें थोड़ा सा कोड लंबा था, सबसे अच्छा मुझे मिला गीक्स ऑफ गीक्स वेबसाइट है, उस पर देखा मैंने। इसमें हो ये रहा है कि भाई एरे में पुश किया और एरे से ही डिलीट कर दिया, ठीक है, पॉप कर दिया फौरन, एक ही मतलब लूप चला, एक ही कोड के अंदर पुश किया और नीचे आके डिलीट कर दिया, ठीक है? आपको भी मिला होगा लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। ब्रैकेट बैलेंस आप सर्च करेंगे ना, ये वाला भाई, ठीक है, ये सीन है भाई। अच्छा, स्टैक वैसे बाहर बनाया हुआ है, बाहर बनाया अंदर बनाया, खैर है। तो हो ये रहा है, लूप चल रहा है, एक्सप्रेशन जो है ना ये इनपुट है, ठीक है? जैसे हमने इनपुट आई किया ना, तो ये एक्सप्रेशन आई किया हुआ इन्होंने। शुरू में देख लिया कि भाई इन तीनों ब्रैकेट में से कोई है, तो उसको क्या कर दिया? पुश कर दिया। कंटिन्यू वगैरह को इग्नोर करें, कोई इसमें वो नहीं है, मतलब लूप चलता रहेगा, वो वैसे भी चलेगा, ठीक है ना? अच्छा, अगर स्टैक डॉट लेंथ 0 है, इसका मतलब इन्होंने ये लगाया हुआ है कि शुरू में पुश ही नहीं हुआ है, मतलब इन तीनों में से कोई ब्रैकेट आया ही नहीं है और इसकी लेंथ 0 है, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है? अगर इन तीनों में कोई एक ब्रैकेट आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट दिया ये वाला ना, तो ये वाला ब्रैकेट आया, एरे में पुश हो गया, ठीक है? अच्छा, अब नीचे इन्होंने क्या किया, ये बड़ी अच्छी लॉजिक है, इस वजह से ये वाली बता रहा हूँ, वरना लंबी होती बहुत। स्विच स्टेटमेंट लगाया, ये डार्क मोड भी होता है ना इसका, ये वाला से, ठीक है ना भाई? लाइट ही सही था। एक काम करते हैं, तो भाई सीन क्या किया, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाया और इसमें एक्स रखा। एक्स क्या है? वो इनपुट एक्सप्रेशन, ठीक है? अच्छा, अब ब्रैकेट पुश हुआ, जो भी ब्रैकेट आया पहला वो पुश हो गया, फॉर एग्जांपल ये आया, कर्ली ब्रैकेट आया और ये एरे में पुश हो गया ऊपर वाली, ठीक है? स्टैक के अंदर चला गया। कमेंटिंग वगैरह हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, समझ में आ रहा हो। ठीक है भाई, अब हुआ ये कि भाई एक्स को इन्होंने स्विच लगाया। अब केस आपने देखा, अगर ये वाला केस है, ठीक है, या ये केस है या ये केस है, मतलब जो ब्रैकेट आपके पास आ रहा है वो कौन सा है? मतलब अगर ब्रैकेट ये वाला है ना आपके पास आ रहा है, तो इन्होंने क्या चेक किया है, स्टैक में से डिलीट करो और अगर इन दोनों में से कोई हो ना एक,
तो रिटर्न कर दो फॉल्स। इसका मतलब इसका ओपनिंग नहीं है बल्कि इन दोनों का ओपनिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझे ना, इनपुट को अपने नीचे ले आते हैं। लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, लूप फर्स्ट टाइम चल रहा है, इसको कर देते हैं इनपुट इनपुट। ठीक है, लूप फर्स्ट टाइम चला, फर्स्ट टाइम में हमारे पास आया कर्ली ब्रैकेट। ये कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो हुआ ये स्टैक के अंदर पुश हो गया कर्ली ब्रैकेट, तो स्टैक में क्या आ चुका था, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना। अच्छा नीचे आए, क्या स्टैक डॉट लेंथ 0 है, नहीं, ये नहीं चला, नीचे आ गया। ठीक है ना भाई। अच्छा लेट चेक, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ, इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं है। स्विच लगाया, स्विच में वैल्यू क्या थी, स्विच याद है, भूल गए, याद है। स्विच में वैल्यू दी है x, ये जो ऊपर। अच्छा इसको भी बाहर कर दें, कंफ्यूजन हो कभी। ठीक है, और तो कोई ऐसा नहीं है ना, नहीं। ठीक है भाई, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, वो कर्ली ब्रैकेट ही आ रही है। क्या आ रही है, कर्ली ब्रैकेट ही आ रही है। अब ये वाला केस चला, ठीक है, ये वाला केस चला क्योंकि वैल्यू, अच्छा नहीं वो वाली थी, ये चला ही नहीं, पूरा स्विच चला ही नहीं फर्स्ट टाइम में, क्योंकि हमारे पास स्टैक में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ स्विच में कोई भी केस मैच नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट था, और यहाँ सारे केसेस में क्या दिए हुए, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अच्छा दूसरी बार लूप चला, तो हमारे पास आया राउंड ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब हुआ ये, जैसे ही हमारे पास राउंड ब्रैकेट आया ओपनिंग वाला, तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, हो गई। स्टैक डॉट पुश में x डाल दिया, तो अब स्टैक के अंदर राउंड ब्रैकेट आ गया। लेंथ अभी भी 0 नहीं है, और अब भी कोई केस नहीं चला। थर्ड टाइम लूप चला, अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आया। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हमने दिया हुआ था। पुश कर दिया स्टैक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, सेट है भाई। नीचे आए, लेंथ अभी भी 0 नहीं है, और स्विच अभी भी चल रहा है, नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट से मैच नहीं हो रहा। अच्छा अब फोर्थ टाइम लूप चला, तो हमारे पास आया क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, अब हुआ ये कि लूप चला, ये वाली कंडीशन चली है, नहीं चली, फॉल्स है। ठीक है, लेंथ 0 है, नहीं, फॉल्स है। स्विच के अंदर ये वाला केस नहीं चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला चल गया, ये वाला चल गया। अब इसमें क्या हुआ, चेक के अंदर, अच्छा वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऊपर वेरिएबल में सेव करवा दिया। स्टैक डॉट पॉप किया, स्टैक डॉट पॉप क्या करता है, लास्ट से एक एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक है, तो इसने क्या डिलीट किया होगा, ये वाला ब्रैकेट। अच्छा साथ में ये एक और काम करता है पॉप, के डिलीट करने के साथ साथ ना रिटर्न भी करता है, याद है। और रिटर्न क्या करता है, जो डिलीटेड वैल्यू होती है, मतलब इसने रिटर्न किया होगा ये वाला ब्रैकेट। ठीक है ना, तो डिलीट किया। अच्छा अब इसको हमने चेक किया कि जो वैल्यू डिलीट हुई है ना, वो इन दोनों में से कोई ना हो, ना राउंड ब्रैकेट थी ना ये थी। अगर ये होती तो रिटर्न फॉल्स हो जाता, मतलब ब्रैकेट बैलेंस नहीं है। तो अभी लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ डिलीट किया, ये वाली कंडीशन चली ही नहीं, सही है। तो अब ये हो गया डिलीट। अब लूप चला आगे, तो हमारे पास आया क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, नहीं हुई। लेंथ वाली नहीं हुई। स्विच चला, कौन सा वाला चलेगा, ये वाला। इसने डिलीट किया, डिलीट हो गया। अच्छा अब जो डिलीटेड वैल्यू है वो क्या थी, वो ये थी। ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट। तो ना इससे मैच हो रहा है ना इससे मैच हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन चली नहीं, सिर्फ डिलीट कर दिया उसने, सिर्फ डिलीट कर दिया।
अब लूप चला, लास्ट वैल्यू आई क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। अब हुआ क्या भाई, दोबारा लूप चला, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लेंथ भी 0 नहीं है, ये चला, वैल्यू को डिलीट करा, वैल्यू इन दोनों में से किसी से मैच नहीं हुई, ठीक है, और उसने सिर्फ डिलीट कर दिया। अच्छा, अब लूप चलेगा नहीं, ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और लूप के बाहर हम देखें कि भाई लूप चल के ख़त्म भी हो जाए और स्टैक की लेंथ जो है ना वो 0 होनी चाहिए, मतलब जितने थे सारे डिलीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट हमने कौन सा डिलीट किया, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर स्टैक की लेंथ 0 हो गई तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई अगर लेंथ 0 है तो ब्रैकेट बैलेंस है, और अगर लेंथ 0 नहीं है तो अनबैलेंस है। तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको डाल देते हैं एक फंक्शन में, ठीक है भाई, और इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, और इसको हम देंगे एक इनपुट, ठीक है, और सारे कोड को अपने ले आते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। और फंक्शन को कॉल करते वक्त, अच्छा, फंक्शन के अंदर लूप चलने के बाद रिटर्न लगा देंगे हम कि भाई इफ अगर स्टैक डॉट लेंथ, ठीक है, ट्रू है, अगर ट्रू है तो बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको बोल देंगे रिटर्न नॉट बैलेंस, ठीक है, और एल्स में बैलेंस बोल देंगे, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू पास करके देखते हैं इसको, और फिर दूसरी वैल्यूज भी उठाते हैं। console.log is balance, चला के देखते हैं क्या आया, बैलेंस आया। अच्छा, अब जो हमने जो कोड लिखा है ना, इसको टेस्ट करने के लिए हैकर रैंक पे जाके 2-3 इनपुट उठाते हैं और वो अलग अलग इनपुट पास करके इसको देते हैं। जैसे ये आ गया भाई, बैलेंस है नहीं, और ये वाला बैलेंस है नहीं है, और ये वाला हाँ भाई, तो कौन सा वाला अनबैलेंस है, तो भाई एक बैलेंस आया, अच्छा फॉल्स क्यों आया इसमें, क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू ये चल गया होगा ना, ठीक है, तो इस वजह से फॉल्स आया। तो हम इसको फॉल्स नहीं बल्कि नॉट बैलेंस कर देते हैं। क्यों भाई ऐसा, अच्छा ये वाले भी चल रहा है, तो सब जगह करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर फॉल्स से पता लगा सकते हैं कि भाई फंक्शन ट्रू फॉल्स दे तो उसकी बिहाफ पे हम बैलेंस अनबैलेंस शो कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसको और एक्यूरेट चेक करने के लिए, अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम कोड लिख दें और उस कुछ इनपुट्स पे तो वो सही चल रहा है, लेकिन उसको कुछ और इनपुट दिए तो नहीं चल रहा। तो ये हैकर रैंक की एक अच्छी चीज़ ये है कि तकरीबन आपको ना 20 टेस्ट केसेस देता है, मतलब 20 अलग अलग इनपुट्स देता है और फिर टेस्ट करता है, ठीक है। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट पे टेस्ट करते हैं। ये बोल रहा है भाई यहाँ पे लिखना है आपने कोड ना, इस फंक्शन के अंदर, और इसमें जो आपको s के अंदर वैल्यू मिल रही है वो स्ट्रिंग होगा, उसके ऊपर आपने लूप वगैरह सब चलाना है, ठीक है। ये सीन है भाई, और ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हमसे क्या मांग रहा है, येस और नो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ नॉट बैलेंस लिखा हुआ है वहाँ
नो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे कर देना है यस, ठीक है। अब इसको करते हैं सबमिट। सबमिट के लिए मांगेगा अकाउंट, ठीक है। अब सबमिट करते हैं इसको, तो देखिए कितने सारे टेस्ट केसेस चलाएगा और सारे फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होने चाहिए थे। रॉन्ग आंसर क्यों, देखते हैं भाई क्या बंड मारा। कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया। स्टैक आ रहा है यहाँ पे, सही है। एस डॉट लेंथ, नीचे कंडीशन जरूरत है ना, नहीं है ये वाला नहीं। अगर शुरू में, ये तो शुरू की वजह से लगाया वैसे, और ये चलेगा भी शुरू पे। चलो हटाते हैं ये वाला, रन करके देखते हैं पहले। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये था और हमारा आउटपुट, अच्छा सिर्फ उसका मसला था, अपर केस देने थे हमें, हमने लोअर केस में लिख दिया है। आउटपुट जो है ना वो ये देना है इस समय, वो आउटपुट को चेक कर रहा है। ठीक है भाई, ये चल गए। अभी इसने 3 चलाए, सबमिट करेंगे तो ज़्यादा चलाएगा। एक फेल हो गया अभी भी। टेस्ट केस 9 जो है ना वो फेल हुआ है। अनलॉक करने में शायद बोलेगा पैसे दो, नहीं। और ये ब्रैकेट से जो फेल हुआ है, इसको कौन आप समझे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो हमने कंडीशन हटाई है उसकी वजह से मसला नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा कि भाई जिसमें शुरू में ही वो वाला ब्रैकेट आ जाए। बताया ना मैंने, क्या शुरू के अंदर ही इनमें से कोई तीनों में से कुछ ना हो और ना ये आ जाए, इन तीनों में से कोई आ जाए, तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। तो फिर ये वाली चलनी चाहिए कि उसकी लेंथ ही नहीं, फर्स्ट टाइम में लेंथ नहीं है, तो उसको फर्स्ट टाइम में ही मना कर दिया। ठीक है भाई, तो समझ में आया नहीं, आ गया। देखें अब इसको ना और अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। वरना ये वाला तरीका भी सही है, सबसे आसान तरीका है ये ना मेरे हिसाब से, कि स्विच स्टेटमेंट लगा दिया और इसी में डिलीट कर करके ना चेक करे आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखें एक बार और ही दे देता हूँ मैं इसका, फिर आगे जो है बढ़ते हैं हम। देखें इस बैलेंस फंक्शन है, इनपुट में हमें स्ट्रिंग मिल रहा है, उस पर लूप चल रहा है, एक एक कैरेक्टर हमें उसका मिल रहा होगा। इनपुट में आप ब्रैकेट ही रहा है, ये हमें पता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई कि भाई इफ अगर इन तीनों ब्रैकेट में से कोई हो ओपनिंग, अच्छा क्लोजिंग वाले ब्रैकेट को ना हम स्टैक में डाल ही नहीं रहे इस वाले केस में ना, या दूसरे किसी भी केस में नहीं डालना हमें। स्टैक के अंदर जो जाएंगे ना वो सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट जाएंगे, एरे के अंदर जो पुश करना है वो ओपनिंग ब्रैकेट करना है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इसके लिए, देखें यहाँ पे हमने पुश लिखा है और पुश के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर इन तीनों में से कोई हो तो ही जाएगा वरना नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर शुरू में ही हमने इसको कोई ऐसा ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों ही नॉट बैलेंस रहेंगे।
अच्छा ऐसा क्यों हुआ? अब वो स्विच स्टेटमेंट तक भी नहीं पहुंचा होगा। हाँ, क्योंकि शुरू में उसको पता चल गया कि यार अनबैलेंस है, क्योंकि हमने उससे एक्सपेक्ट किया था कि भाई इन तीनों में से कोई एक आए, ठीक है ना। तो उसने पुश भी नहीं किया, पुश नहीं किया तो इसकी लेंथ 0 थी, तो उसकी वजह से वो नॉन बैलेंस आ गया, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक होता तो वो क्या करता? पुश कर देता, ठीक है ना। अच्छा, अब स्विच कब चलना शुरू होगा? कि जब सारे ओपनिंग खत्म हो जाएंगे और जब कोई क्लोजिंग आएगा, ठीक है ना। मतलब ये सारे ओपनिंग खत्म हुए, अब क्लोजिंग पे स्विच चलेगा। अच्छा, इस वाले फर्स्ट वाले पे भी स्विच नहीं चला क्योंकि उसकी लेंथ 0 थी, लेकिन फर्स्ट वाला अगर हटा देना, सारे ओपनिंग खत्म हुए, अब शुरू हुए क्लोजिंग चलना, ये वाले, तो हर क्लोजिंग पे स्विच चलेगा, ठीक है ना। और स्विच क्या करेगा? एक एक वैल्यू को डिलीट करता रहेगा, ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट टाइम कब चला स्विच? जब हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट आया, ठीक है। तो कौन सा वाला चला? ये वाला। तो इसने क्या किया? एरे में से एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया और चेक किया अगर जो एलिमेंट रिमूव हुआ है वो इन दोनों में से अगर कोई है तो पेयर नहीं बनता ना। अगर हमने डिलीट किया है ये वाला ब्रैकेट, सॉरी हाँ ये वाला ब्रैकेट डिलीट किया है, ठीक है ना। तो अब इनमें से अगर कोई वहां पे पड़ा हुआ है तो इसका मतलब पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहीं पर ही हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया कि भाई बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आया था? ये वाला, क्लोजिंग वाला। तो इस वजह से यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया और चेक कर लिया। नहीं, क्लोजिंग नहीं करेगा ना, ओपनिंग करेगा। एरे में तो क्लोजिंग तो गया ही नहीं है ना, एरे में सिर्फ क्या गया? ओपनिंग गया, ठीक है। तो स्टैक डॉट पॉप लिखा है, इसका मतलब लास्ट जो भी पड़ा हुआ था वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग एरे के अंदर जा ही नहीं रहा, क्लोजिंग से सिर्फ चेक करवा रहे हैं, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बताया था कि भाई सिर्फ करना ये है कि जितने भी ओपनिंग है ना वो एरे में डाल दो, ठीक है। इस तरह से आपने डाल दिए सारे। अच्छा, अब ये 3 ब्रैकेट आ गए। अब इसके बाद ना क्लोजिंग आना शुरू होगा। अब वो जो क्लोजिंग आ रहा है ना उसको आपने लास्ट वाले से मैच करवाना है। अच्छा, अब लास्ट वाले से मैच करवाने का तरीका क्या है? कि वो इन दोनों से मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर वो इससे मैच होगा। अब जैसे मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, वैसे तो अगर हम सोचते ना मुश्किल लगता है कि यार इस वाले ब्रैकेट को मैं इससे मैच कैसे करवाऊं। तो इसका मैच करवाने का हल क्या है? कि ये वाला ब्रैकेट मैच ना कर रहा हो किससे? इससे, इससे और इससे, और लगा के ये वाला ब्रैकेट मैच ना कर रहा हो किससे? इससे। तो इसका मतलब इन दोनों से अगर वो मैच नहीं करेगा तो किससे करेगा? फिर इससे करेगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो है ही नहीं ना। तो जब इन 2 से मैच नहीं करा तो इसका मतलब यही वाला है। तो अगर ये आखिर में एरे की ओपनिंग पड़ा हुआ है और हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आया है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों से अगर मैच नहीं कर रहा तो इसी का पेयर है, तो इसको उड़ा देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों से मैच कर गया तो इसका मतलब फिर एरे में ये वाला नहीं या कोई और सा पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो आगे आया है वो ये वाला है, तो इसको और इसको मिला के पेयर नहीं बना, तो यहीं पर ही अनबैलेंस, ठीक है ना। पेयर बनाते रहना है और एरे से रिमूव करते रहना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा अगर हम अलग इनपुट दें, क्या होगा? हो जाएगा इससे? बैलेंस है अनबैलेंस है? हाँ भाई। अच्छा, पहले वही चीज ना, अब देख इसमें भी ना काफी सारे लोगों को लग रहा होगा अनबैलेंस, के हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता चलती। बैलेंस है अनबैलेंस है? बैलेंस है।
अच्छा ये जब भी पता चलेगा जब हमें जावास्क्रिप्ट आती हो ना, जावास्क्रिप्ट में पता है कि भाई पेयर क्या होता है ब्रैकेट का। जैसे हम इफ लगाते हैं तो उसमें राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, पेयर हो जाता है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इसका एक पेयर बन जाता है। तो ये क्या है आपके हिसाब से, बैलेंस है? क्या आया? बैलेंस है। अब ये किस हिसाब से चला होगा? अच्छा इस वाले को भी हटा दे, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, ये 3 रखते हैं, इसमें तीनों क्या बैलेंस है अनबैलेंस है? ठीक है बैलेंस आ रहा है। पहले एरे में गया ये वाला, ठीक है, एरे में पुश हो गया, फिर लूप के अंदर जो वैल्यू आई वो ये वाली आई, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट चला, कौन सा वाला चला होगा? ये वाला, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आई थी। सेकंड नंबर पे लूप में ये वाली वैल्यू आई। करा क्या, अगर ये वाली वैल्यू है तो क्या करो, एरे से एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। अच्छा अब जो एलिमेंट डिलीट हुआ है ना उसको चेक करो कि अगर वो या तो ये वाला या तो राउंड ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है तो रिटर्न कर दो नॉट बैलेंस। अच्छा अब जो डिलीट हुआ है ना वो राउंड ब्रैकेट था ना स्क्वायर ब्रैकेट था, बल्कि कौन सा था? कर्ली ब्रैकेट था। इसका मतलब सब चीज़ें सही जा रही हैं। तो एक पेयर हमने कर दिया सॉल्व, खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। इसका ओपनिंग एरे में गया, जब इसका क्लोजिंग आया उसको हमने डिलीट करवा दिया, स्टैक से खाली कर दिया। अच्छा अगर इसका क्लोजिंग नहीं होता वो स्टैक से खाली ही नहीं होता, हम उसी को वहीं पर ही हम रिटर्न करवा देते हैं, बैलेंस नहीं है। उस पूरे प्रोसेस को हम वहीं पर ही स्टॉप कर देते। अगर यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह का आ जाता तो हम क्या करते, इस कंडीशन में क्या चलता कि पहले ये वाला गया स्टैक में, फिर जब सेकंड टाइम लूप चला राउंड ब्रैकेट आया हमारे पास, राउंड ब्रैकेट आया तो कौन सी कंडीशन चली? ये वाली। अब डिलीट हमने जो किया है उसमें हमें क्या मिल रहा होगा? कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे चेक किया हुआ हमने कि कर्ली ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है, तो क्या मैच हो गया? कर्ली ब्रैकेट है, तो क्या रिटर्न कर दिया? नॉट बैलेंस। ये नॉट बैलेंस हो गया। समझ में आया भाई? अब थोड़ा करके भी देखना है खुद से ना, समझ के, ठीक है। एक और टास्क बता देता हूँ इसके अलावा, बता दो भाई। हैकर रैंक का ही था, तो सॉल्यूशन दिया है इन्होंने, तो लीड कोड पे आ रहा है। अब सीन ये है कि भाई योर फ्रेंड इज टाइपिंग हिज नेम, ठीक है, इनटू अ कीबोर्ड। समटाइम्स व्हेन टाइपिंग अ कैरेक्टर सी द की माइट गेट लॉन्ग प्रेस्ड, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ टाइप करा हो उसने और वो ज़्यादा देर तक प्रेस हो गया हो ना। जब हम कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सी की कितने टाइम तक प्रेस हुई है, किसी को ज़्यादा कर रहे होंगे किसी को कम कर रहे होंगे, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स की बात है, लेकिन फिर भी एक टाइम ड्यूरेशन है। तो you examine the type character of the keyboard, return true if it is possible that it was your friend name with some characters possibly none being long press, ठीक है। तो कुछ भी मतलब उसका नेम करेक्टर हो सकता है नेम का, और पॉसिबल हो सकता है कि वो लॉन्ग प्रेस हो। अच्छा इनपुट आपको ना दिया जाएगा ये, अच्छा ये लेकिन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट बनाया हुआ है, वैसे ही थोड़ा सा अलग था। अगर हैकर रैंक पे हम देखें ना, मिल जाए अगर, हैकर रैंक ने शायद हटा दिया है, दूसरी जगहों पे आ रहा है, हैकर रैंक पे नहीं आ रहा है। ये सीन था भाई, ये आपको मिलेंगे की टाइम्स। सीन ये है कि जीरो जो है ना
ये आपको 2D एरे मिलेगी। 2D एरे का बताया था ना, एरे के अंदर एरे स्टार बनी हुई होती है, ये आपको इनपुट में मिलेगी। बस मैं यही आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का आपके पास एरे आएगा। एरे के अंदर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये की है, मतलब 0 कोई की का नंबर है ना, की कोड है। और सेकंड वाली जो वैल्यू आ रही है ना, वो क्या है, इसका टाइम है, ठीक है। तो 0 प्रेस हुआ 2, मतलब 2 मिली सेकेंड या कुछ भी समझ लें इसको, ठीक है। फिर 1 5, फिर 9 और फिर 15। कौन सी की सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेस रही है, ये पता लगाना है। तो ये देख के लगा दिया ना, वही वाली बात ना, हमें पता चल गया, लेकिन हमें जो है ना किससे, जावास्क्रिप्ट से करना है। अच्छा, ये पूरा बताया हुआ भी है वैसे हैकर रैंक वाला। Engineers have redesigned a keypad used by ambulance drivers in urban areas, ठीक है, in order to determine which key takes the longest time to press. The keypad is tested by a driver. Given the results of that test, determine which key takes the longest press, ठीक है। तो ये इसके मतलब बोल रहे हैं कि यार हमें पता लगाना है, रीडिज़ाइन करना है, एम्बुलेंस ड्राइवर है और वो की जो है ना कोई प्रेस हो रही है, ठीक है। तो उसमें से मतलब आपको ये एग्जाम्पल दी गई है सारी कीज की और उसका टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। आपने चेक करके बताना है कि कौन सी वाली की जो है ना वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रेस हुई है, ठीक है। दिमाग वाला है ये आसान। अच्छा, अब आपके पास पॉसिबल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोएस्ट की हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन की टाइम्स। द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स द इनकोडेड की प्रेस, कि भाई जो भी की प्रेस हुई है, ठीक है। और द सेकंड कंटेन्स द टाइम एट विच इट वाज प्रेस, ठीक है भाई। सेकंड वाली वैल्यू जो है ना वो टाइम की वैल्यू है और फर्स्ट वाली जो है ना वो की वैल्यू है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, द की दैट टुक द लॉन्गेस्ट प्रेस टू टाइम, कि भाई कौन सी की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्रेस हुई है उसको रिटर्न करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो किसी और लैंग्वेज में बनाया हुआ है, तो खैर हमें जावास्क्रिप्ट से ये काम करना है। क्या ख्याल है, हो जाएगा? ये तो इजी लग रहा होगा, नहीं? डिफरेंस तो मालूम करना है बस, नहीं? कौन सी की इसमें वैसे ज़्यादा प्रेस हुई है, कैसे पता चला? 2 सबसे बड़ा नंबर है, क्या मतलब? 15 टाइम तक हुई है, तो वो बड़ी हो गई। तो इसमें ना हमें ये भी देखना होगा कि पीछे वाली की को कब छोड़ा है और फिर आगे वाली प्रेस हुई है। ये 9 पे स्टॉप हुई 0 वाली और फिर 2 जो है वो 15 तक हुई। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है और पता लगाना है कि ये वाली की सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेस हुई है। पहले 2 ही है, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट से पता लगाना है ना। तो क्या लॉजिक होगी वैसे इसकी? लूप चलेगा, हिंट दे दे, इतनी बड़ी लूप चलेगा, ठीक है ना? हाँ भाई, हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ ले फिर करना। छापे बगैर भाई, दिमाग चलाना है सिर्फ। फिफ्टी 56 पे थे। अच्छा, इसका सीन क्या था? चैप्टर नंबर 56 का टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है ना? जो भी आपका टैग नेम है
अच्छा ये बहुत कम करते हैं वैसे हम ना, ज़्यादातर ना हम आईडी यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। टैग नेम बहुत कम, नेम यूज़ करते हैं। हाँ किसके लिए? रेडियो बटन, चेक बॉक्स वगैरह जैसी चीज़ों के लिए नेम यूज़ करते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम। ठीक है, टैग नेम थोड़ा कम करते हैं क्योंकि हमारे पास टैग नेम जो है ना वो तो काफ़ी सारे। अच्छा हाँ, ये किस लिए काम आ सकता है कि ना हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी टैग का स्टाइल अपडेट करना हो ग्लोबली। मैं चाहता हूँ यार मेरे पास जितने भी पी एलिमेंट पड़े हुए सबका कलर चेंज हो जाए, सबका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी, उसमें जितने भी पी एलिमेंट्स है वो सारे मुझे एक एरे के अंदर मिल जाएंगे, उनके ऊपर लूप चला के सबके स्टाइल को मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए करते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, CSS वगैरह से कर देते हैं हम सिंपली जाके। पूछ रहे कुछ? जी सर, जो CSS में P से टारगेट करके करते हैं इसी ये जावास्क्रिप्ट में जितने भी पी हैं सबको उठा के ले आएगा। टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। क्या अभी तक जो हमने देखा ना, हम कोई भी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, इसका मतलब ये है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा और इस आईडी को फाइंड करेगा। ठीक है ना, तो उसको कहीं भी वो आईडी मिलेगी वो एलिमेंट आपको लाके दे देगा। अच्छा अब हम ये भी कर सकते हैं कि एक एलिमेंट हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जैसे डेव था, डेव को हमने आईडी दी थी, डेव की आईडी से उस डेव को हमने गेट किया। ठीक है, अब कोई ऐसा एलिमेंट है जो उस डेव के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने के बजाय वो जो डेव था डेव डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे। ठीक है, डेव एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि देखिए ऊपर वाले में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका मतलब ये पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढेगा, जहां इसको रूल्स वाली आईडी मिलेगी आपको लाके दे देगा। अच्छा फिर ये क्या कर रहा है, ई डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अच्छा बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय नेम कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाले को ये पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं ढूंढेगा बल्कि ई के अंदर ढूंढेगा, सिर्फ रूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ना आप कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई भी डेव हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो कि जिसके अंदर मल्टीपल, जैसे कोई लिस्ट हो उसके अंदर एल पड़े हुए हैं, तो आपने उसी स्पेसिफिक लिस्ट के एल को टारगेट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? सिंपल हमारे पास समझे दो डिव हैं, दोनों में पैराग्राफ है। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 या इसको भी पैराग्राफ 1। ठीक है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, मेन और मेन 1। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ लिखूँ वेरिएबल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ 1, तो कौन सा वाला आएगा? पहला वाला आएगा। अच्छा वैसे दो आईडी देते नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, या क्लास वगैरह दे दो भले, दोनों के बाद सेम क्लास या नेम दे दो, कुछ भी दे दो। तो हमारे पास आया ऊपर वाला, लेकिन मुझे क्या करना है, नीचे वाले को चाहिए, नीचे वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला डिव गेट कर लूँगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे मैं लगा दूंगा मेन 1 डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा 1। तो अब इसमें कौन सा आएगा?
अच्छा क्लास जरिए आईडी देते हैं, ठीक है भाई। तो दो जगह ऐड होती है। मेन वन और मेन वन, क्या गलती करी हमने, मेन गेट एलिमेंट बाय आईडी मेन वन डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा हो सकता है दो आईडी के वैसे इशू आ रहा हो, इस वाले को कर देते हैं क्लास ना, ठीक है भाई। तो हम करते हैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। तो हमारे पास जो आया ना वो आया नीचे वाला पैराग्राफ, ठीक है। अगर हम इसमें देखें क्या पड़ा हुआ है, test2, ठीक है। जबकि अगर हम इसको ग्लोबल करते डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम पे, तो हमारे पास दो आते, ऊपर वाला भी आता और नीचे वाला भी आता, ठीक है। मेरे ख्याल से आईडी से आईडी को ढूंढना सपोर्टेड नहीं है, आईडी से आप एलिमेंट को ढूंढें और उसके बाद क्लास नेम या जो भी दूसरे तरीके से आप फाइंड कर लें, ठीक है। इतना ज़्यादा यूज केस नहीं है, लेकिन एक चीज़ है ये भी, कंसोल डॉट dir, ये क्या है, HTML होगा कुछ, मैंने ट्राई नहीं किया। क्या है कंसोल dir स्टैटिक मेथड है, क्या करता है, मेथड डिस्प्ले लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेसिफाइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मेथड है ना, तो आगे आएगा। ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह है ना वो सारी शो करा देगा, ठीक है भाई। इससे इसका तो ताल्लुक नहीं कोई। सेट है भाई। डॉम, ठीक है, डॉम नहीं डॉन है, ठीक है। अच्छा तकरीबन 11-12 चैप्टर ही, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी है समझना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि खैर वाली बात है, ठीक है। तो पहले तो डॉम क्या है ये समझना ज़रूरी है, ठीक है भाई। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो भी चीज़ें आप HTML में लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं सारी, ठीक है। तो जो भी आप मतलब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, अच्छा डॉम जो है ना HTML जितनी भी आपने लिखी है वो एक पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, वो एक पूरा ट्री होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स है सारे उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट कंसोल के अंदर, तो आपको ये डॉम नज़र आएगा, ये डॉम है भाई, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी के अंदर है। और ये एक एक एलिमेंट जो है ना वो पूरी एक जावास्क्रिप्ट की नोड है, मतलब अभी ये शो तो आपको सिर्फ ये एक एलिमेंट हो रहा है, लेकिन इसके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई इसकी आईडी, इसके सारे एट्रीब्यूट्स, कोई चीज़ सेट करवानी है, इसके मेथड्स, ठीक है। तो ये देख आपको ऐसा रहे, लेकिन ये पूरा एक फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो जितनी भी HTML है वो सारी इसके अंदर सेव हो रही है, और इसके लेवल्स होते हैं कि सबसे पहले टॉप लेवल पे डॉक्यूमेंट होता है, फिर HTML के अंदर दो चीज़ें, हेड बॉडी, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो लेकिन सबसे अपर लेवल पे क्या है, डॉक्यूमेंट। तो जब भी हम कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में फाइंड करवाते हैं तो क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना। वरना इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि पहले किसी एलिमेंट को फाइंड करो, फिर उसके थ्रू किसी दूसरे को कर लो। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है भाई, डॉक्यूमेंट, HTML और फिर हेड बॉडी, बॉडी के अंदर फिर काफ़ी सारे एलिमेंट। अच्छा अब इसको हम, इसका स्ट्रक्चर कैसे है भाई, पेरेंट चाइल्ड के तौर पे हम इसको समझते हैं कि भाई कौन किसका पेरेंट है और कौन किसका चाइल्ड है। डॉक्यूमेंट पेरेंट है, फिर डॉक्यूमेंट का चाइल्ड HTML है, HTML के दो चाइल्ड, हेड बॉडी, हेड का चाइल्ड टाइटल, टाइटल का चाइल्ड उस टाइटल का टेक्स्ट, ठीक है। बॉडी, बॉडी का चाइल्ड डिव, डिव के चाइल्ड पैराग्राफ, पैराग्राफ के चाइल्ड उसका टेक्स्ट, ठीक है ना।
तो ये जो टेक्स्ट आप लिखते हैं ना पैराग्राफ के अंदर, इसकी भी एक नोट बनती है। ये भी सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, इसके बाद भी अपनी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो पेरेंट चिल्ड्रन के तौर पे यहाँ पे इन्होंने समझा दिया। चाइल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ HTML, सेकंड चाइल्ड ऑफ HTML, तो यही वाली चीज़ मैंने अभी आपको सारी बताई है। देखिए आसान चीज़ है, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इसको थोड़ा जल्दी से निकालेंगे। हाँ अगली क्लास में निकालेंगे, अभी तो टाइम शॉर्ट है, या अभी जितना हो रहा है उतना तो निकाल देना। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। फाइंडिंग चिल्ड्रन, ये वाली चीज़ आपको पहले से बता दी, क्योंकि हमने पहले से इस तरह के असाइनमेंट शुरू कर दिए थे करना, कि जिसमें हमें डॉम के अंदर चीज़ें ऐड करवाना पड़ गई थी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको पता है, पता है भाई? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पता है? इनर HTML पता है? ये वाली चीज़ पता चल गई, डी डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये डी क्या है? डी कोई दूसरा एलिमेंट है जिसको हमने पहले से गेट किया जावास्क्रिप्ट में, और फिर उसके अंदर फाइंड किया पी को, ठीक है। हाँ ये इसका पेरेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज अगर हम समझ लें, थोड़ा सा जरूरी नहीं है लेकिन थ्योरी के तौर पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली हम इसको नहीं करते इम्प्लीमेंट, कि ओल्ड तरीका है ना, लेकिन थ्योरी इसकी पता होनी चाहिए कि सारा क्या है, कि कभी किसी पूछ लिया एक्सप्लेन करो डॉम को तो बता सके। तो सीन ये है कि डॉक्यूमेंट हमने लिखा, तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया। अब इसकी ना एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड नोट्स, जावास्क्रिप्ट में चाइल्ड नोट्स। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट के जितने भी चाइल्ड है ना, उनकी एक कलेक्शन आ जाती है, हमारे पास एरे आ जाती है। तो कितने चाइल्ड हैं डॉक्यूमेंट के? एक, ठीक है। खैर दो आए यहाँ पे, क्योंकि एक हमने डॉक टाइप भी बनाया हुआ है, ठीक है। डॉक टाइप HTML और ये HTML, दो चाइल्ड आ गए इसके, ठीक है ना। फिर अगर हमें HTML को टारगेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स 1 लगा सकते हैं, तो हमारे पास आएगा HTML। अच्छा HTML खुद भी एक एलिमेंट है, तो HTML की भी चाइल्ड नोड्स होंगी। मतलब ये सिंपल, ये किसी एलिमेंट के चाइल्ड्स अगर आपने मालूम करना है तो आप उसके आगे लगाएंगे डॉट चाइल्ड नोड्स। तो HTML के कितना आ गया हमारे पास? 3। अब इसमें एक ही टेक्स्ट वाली चीज आ रही है, इसका बताते हैं। अभी हेड आ रहा है और बॉडी आ रहा है, वैसे दो मौजूद थे। अगर हम HTML में देखें तो HTML के चाइल्ड हेड और बॉडी दो थे, ठीक है। ये टेक्स्ट वाली चीज क्या है? इट्स कॉल्ड जंक आर्टिफैक्ट्स ना, आगे वाले चैप्टर में है इसका, ठीक है। ये जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। सीन क्या होता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट ट्री पूरा बन किस तरह रहा है, जिस पैटर्न पे हम कोड लिख रहे हैं ना, इस कोड को देख के समझ के पूरा ट्री बनता है। कि मैंने डॉक टाइप HTML लिखा, इसका पूरा एक बन गया एलिमेंट, फिर HTML लिखा, उसका एक पूरा एलिमेंट बन गया, नोड बन गई, ठीक है। इसको आप नोड समझ लें, एक ट्री है और उसकी नोड है। अच्छा अब हम अपने इस कोड में जो ये स्पेसिंग दे रहे हैं ना, एक लाइन का गैप दे रहे हैं। ये बॉडी, ये हेड था, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस आ रहा है, लाइन ब्रेक हो रही है। तो ये जो लाइन ब्रेक हुई है ना, तो डॉम क्या करता है, इसको भी एक डॉम नोड बना देता है, लाइन ब्रेक को, और इसकी टाइप रख देता है टेक्स्ट। इसको समझता है कि वो यहाँ कोई टेक्स्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे HTML के 3 चाइल्ड आ रहे हैं, हेड, टेक्स्ट और बॉडी। तो ये टेक्स्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स, ठीक है भाई। अच्छा अब आप सोचें, अभी तो हमने इतनी सी HTML लिखी हुई है, और हमारी जब बड़ी वेबसाइट बनती है तो उसमें ठीक ठाक HTML होती है, तो उसमें ये कितने बनते होंगे? बनते होंगे ना हर लाइन में, क्योंकि हम स्पेस देते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, लाइन ब्रेक कर करके चीज़ों को लिखते हैं। तो अगर हमारी HTML बहुत सारी है, तो ये बहुत सारे नोड्स जो है ना वो एक्स्ट्रा बनेंगे,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स। तो इनको ख़त्म करने का तरीका होता है और ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को अच्छा करते हैं। ठीक है ना, जब आप सोच रहे हैं इतनी सारी नोट्स हट जाएंगी तो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक ही लाइन में सारा कोड, एक ही लाइन में कर देते हैं सारा कोड। आपने जो CSS में बताया था मिनीफाई वाला, हाँ वही मिनीफाई वाला CSS में बताया था ना, वही। अच्छा अब देखिए, मैं अगर लाइन ब्रेक खत्म कर दूं, बॉडी को हेड के साथ मिला दिया मैंने, लाइन ब्रेक जो थी वो खत्म कर दी, अब क्या हुआ? हेड और बॉडी टेक्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, इससे फर्क ये पड़ा कि जो एक्स्ट्रा नोड आ रही थी ना वो खत्म हो गई। तो भाई जितनी भी यहाँ पे स्पेसेस आ रही है ना, अब ये बॉडी और डिव के बीच में है तो यहाँ भी एक टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा, डिव और पैराग्राफ के बीच में यहाँ भी टेक्स्ट पड़ा हुआ होगा, यहाँ पड़ा हुआ होगा, जितनी भी स्पेसेस आ रही है ना ये लाइन ब्रेक, सबके अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हम पूरी HTML को कॉपी करते हैं और क्या कर देते हैं, मिनीफाई। हमने यहाँ HTML लिखी, इसको मिनीफाई किया, ये आउटपुट आया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये VS कोड ने फिर फॉर्मेट कर दिया उसको। ठीक है ना, तो एक्सटेंशन भी आती है ना, एक्सटेंशन भी यहाँ होती है। ठीक है, ये हमने करा मिनीफाई, सेव करना है ना तो वो ऑटो फॉर्मेट लगा हुआ है इसमें ना VS कोड में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास डॉम में से जितने भी जंक आर्टिफैक्ट्स होंगे सब रिमूव। अच्छा ये काम हम कब करते हैं कि जब हमने ना वेबसाइट वगैरह बना ली, कंप्लीट हो गई, अब उसको लाइव करना है, अब सर्वर पे अपलोड करना है। तो हम क्या करते हैं, CSS को, HTML को, जावास्क्रिप्ट को, तीनों को वेरीफाई करके अपलोड कर देते हैं। तो इससे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है थोड़ी, कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी, टेक्स्ट नोट्स आ रही थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अब जब हम यूज़र हमारी पेज को डाउनलोड करेगा तो उसके पास फास्ट डाउनलोड होगा। ठीक है ना। वैसे तो टेक्स्ट का साइज़ कुछ अच्छा ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट अगर आपने पहले इतनी हैवी बना दी, उसमें बड़ी बड़ी इमेजेस डाली हुई हैं जो कि खुल ही नहीं रही, 2-3 मिनट लगा रही है, और आप बोले यार मैं इसको मिनीफाई कर दूं फिर 1 सेकंड में खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो टेक्स्ट का जो साइज है ना वो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इमेज मैटर करती है। क्या कमेंट कोड काउंट नहीं होगा। हाँ, अगर लाइन ब्रेक होगी तो टेक्स्ट नोट बन जाएगी उसकी, कमेंट कोड को तो ये इग्नोर कर देता है। देखिए अगर हम यहाँ पे HTML आ रहा था ना हमारे पास, HTML में बॉडी आ रहा है, बॉडी के अंदर 2 डिव आ रहे हैं। एक डिव को अगर मैं कमेंट कर दूं तो यहाँ पे अब हमारे पास कमेंट कोड आ रहा है लेकिन उसकी नोट नहीं बन रही, सिर्फ शो कर रहा है। इसका लोड भी लेगा, लोड तो लेगा ना क्योंकि टेक्स्ट मौजूद है। ठीक है, साइज फाइल का आपका वही बनेगा क्योंकि कोड तो वही है, लेकिन HTML में रेंडर नहीं हो रहा है, ये सीन है। तो भाई इस तरह डॉक्यूमेंट से स्टार्ट लेके चाइल्ड नोट करके आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, ऐसा ही। अब जैसे मुझे पैराग्राफ तक पहुंचना है, पैराग्राफ 1 तक, तो मुझे बताएं कैसे पहुंचूं। मिनीफाई किया हुआ है, मिनीफाई नहीं किया हुआ बल्कि पहले इसको कर देते हैं मिनीफाई। ठीक है ना, ताकि ना वो जंक आर्टिफैक्ट्स हट जाए और आसानी हो पहुंचने में। अब मुझे पहुंचना है कहाँ तक, यहाँ तक, मेन 1 के पैराग्राफ 1 की टेस्ट 2 ये जो वैल्यू ये लेके आनी है जावास्क्रिप्ट में। तो क्या करेंगे, डॉट चाइल्ड नोट्स लगाया दोबारा HTML के आगे और यहाँ आएगा 1 या 0 क्योंकि बॉडी में जाना था। तो अब हम आ गए बॉडी में, तो बॉडी के अंदर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड में जाना है, तो क्या लगेगा दोबारा 1, ये हम आ गए इस डिव में। फिर इसके आगे चाइल्ड नोट्स 0, ये आ गए हम इस पैराग्राफ में। ठीक है, और अब इसकी डॉट इनर वैल्यू, इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट जो भी है वो हम देख सकते हैं। ठीक है भाई,
तो खैर ऐसा करते नहीं है वैसे कभी, लेकिन एक थ्योरी वाली चीज़ है, लंबी है ना। अब इतने अब बोले यार चाइल्ड नोड किसको समझ में आएगा, हमने चलो लिख भी दिया, समझ के कोई दूसरा बंदा आएगा बोलेगा ये क्या किया हुआ है, वो फिर पूरा HTML जाके समझेगा। तो लेकिन एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और पहले लोग करते भी थे ऐसा, तो देख लिया हमने भी। अच्छा ये जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो नोड आ रही है ना वो टेक्स्ट है या फिर कोई एलिमेंट है, मतलब क्या वो जंग आर्टिफैक्ट तो नहीं है, पता चल सकते हैं हमें ना। कैसे पता चलता है, हम लगाते हैं नोड टाइप, आगे वाले चैप्टर में शायद हो, हाँ ये नोड टाइप ना। अगर नोड टाइप 3 है तो टेक्स्ट नोड है, ठीक है, और अगर नोड टाइप 1 है तो एलिमेंट है। देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स में क्या आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं 1, HTML आ गया, HTML की चाइल्ड नोड्स मंगवाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी आ रहा है, हेड भी आ रहा है। अब मैं अगर 0 वाली की बोलूँ नोड टाइप बताओ, नोड टाइप क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ 1 वाले की बताओ तो आएगा 3, ठीक है। अब ये 1 3 क्यों है, कुछ होगी इसके पीछे लॉजिक, जावास्क्रिप्ट ने इसको हैंडल किया हुआ है कि भाई जंग आर्टिफैक्ट होगा तो 3 और अगर कोई एलिमेंट होगा तो 1। ठीक है भाई, द सर्कल टेक्स्ट नोड्स आर जस्ट वाइट स्पेस, ठीक है ना। अगर आप वाइट स्पेस भी दे देना किसी एलिमेंट के बीच में तो भी ये आ जाता है आपके पास, लाइन ब्रेक नहीं करें, सिर्फ एक स्पेस दे दें तो भी ये बन जाएगा। हाँ हटाना पड़ता है हमें, मिनिफाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब आगे जो हम ज़्यादातर जो लोग हैं ना कोई अच्छी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क ही यूज़ करते हैं आजकल वेबसाइट बनाने के लिए ज़्यादातर, जैसे रिएक्ट पॉपुलर है, सब यूज़ कर रहे हैं। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को वो ऑलरेडी हैंडल कर चुके होते हैं कि भाई मिनिफाई करना है या क्या करना है, सब कुछ खुद हो जाता है, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती। अच्छा यहाँ पे उन्होंने लिंक भी दिया हुआ देखें कि भाई इससे जो है ना आप क्या करो, अपने कोड को मिनिफाई कर लो। होता ये ना हम क्या करते हैं, 2 वर्जन बना लेते हैं, एक डिप्लॉयमेंट वर्जन और एक डेवलपमेंट वर्जन। डेवलपमेंट में हमारा सारा कोड जो है ना वो मिनिफाई नहीं होता, हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारा काम हो जाता है उसको कन्वर्ट करते हैं मिनिफाई वाले वर्जन में और इसको डिप्लॉय कर देते हैं। इसके टूल्स भी आते हैं कि जो पूरा आपका सारा कोड पूरी डायरेक्टरी उठाए और उसको मिनिफाई कर दे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। More ways to target elements, चाइल्ड नोड वाला पता चल गया। अच्छा अब हमारे पास है फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, क्या लग रहा है सुन के, क्यों भाई क्या हो गया, ये इंडेक्स ऑफ कहाँ से आ गया बीच में, क्यों? अच्छा अब HTML हमने मंगवाया था ना, तो इसके कितने चाइल्ड है, 3। अब मैं लिखूंगा अगर डॉट फर्स्ट चाइल्ड तो क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों भाई, ब्रैकेट के साथ है, नहीं चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, पेरेंट नोड इन्होंने कहाँ से मंगवा लिया। अच्छा इसमें वैसे आ रहा है HTML
अच्छा HTML को तो हमने टारगेट ही नहीं किया ना, हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। पहले हम टारगेट कर लें HTML को, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है ना। तो इसमें पड़ा हुआ था HTML और हमने कहा HTML का फर्स्ट चाइल्ड बताओ, तो इसने दे दिया हेड, और हमने कहा HTML का लास्ट चाइल्ड बताओ बॉडी, सेंटर में टेक्स्ट था। तो इस तरह फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड करके भी गेट कर सकते हैं। और पेरेंट नोड, मैंने कहा HTML का पेरेंट बताओ कौन है, तो कौन था, डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई। तो किसी भी एलिमेंट को टारगेट किया और बोला उसका पेरेंट लेके आओ, पेरेंट आ जाएगा। अब नहीं करते, ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस अभी आप करेंगे ना, थोड़ी चीज़ बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फॉर एग्जांपल किसी कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है HTML के ऊपर, उसको रिमूव करवाना है, कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो वो ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये एक बटन बनाऊँ, इस पे जब क्लिक हो ना तो ये test1 वाला जो एलिमेंट है ना ये रिमूव हो जाए, test1 वाला एलिमेंट रिमूव हो जाए। तो कैसे करूँगा मैं, पहले एक फंक्शन बना दूंगा, इसके इवेंट पे लगा दूंगा मैं इवेंट ऑन क्लिक रिमूव एलिमेंट, ठीक है। कौन सा करना है, ये वाला ना। एक तरीका सिंपल कि इसको आईडी दो टेक्स्ट, इसको गेट करो, क्या करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट और टेक्स्ट डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव हो गया। ये सिंपल तरीका है। अगर आईडी नहीं होती, ठीक है, हो सकता है ना, जैसे आपने ना वो बनाया चैटबॉट बनाया, उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस हैं और हर मैसेज के बराबर में डिलीट का बटन है। अब डिलीट का बटन दबाना है और उसके बराबर वाला जो मैसेज है वो डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, आईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना, सेम आईडी देंगे, सबको सेम आईडी दे नहीं सकते। तो जिस बटन पे क्लिक, जिस बटन से इवेंट क्लिक हुआ है पता चलता है ना, कैसे, इवेंट मिलता है हमें, क्या मिलता है, इवेंट मिलता है कि भाई यहां से बटन क्लिक हुआ है। अच्छा भाई, इवेंट डॉट टारगेट में क्या मिलता है, वो एलिमेंट मिल जाता है जिस पे क्लिक हुआ है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है, मतलब इस बटन पे क्लिक हुआ, पहले ये बटन गेट किया और फिर इसका पेरेंट कौन था, आ गया भाई। इवेंट डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ये क्या आ गया भाई, फर्स्ट चाइल्ड तो जंग आर्टिफैक्ट है, ठीक है। मुझे चाहिए था पैराग्राफ, तो क्या करें, चाइल्ड नोड्स, ठीक है, और इसमें हम कौन सा वाला उठा लें, 1 वाला, ये आ गया पैराग्राफ, और हम लगा दें यहाँ पे डॉट रिमूव। तो फिलहाल के लिए इन चीज़ों के लिए काम आ सकती है ये ना, बस, ठीक है। और वरना अगर आप कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करेंगे आगे तो उसमें तो ये चीज़ काफ़ी आसान है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कोई एलिमेंट्स रिमूव वगैरह करवाने हो तो ये ना, ठीक है। लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है।
फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो काम आप कर रहे हैं ना उसी काम के कुछ रूल्स बनाकर कुछ चीज़ें प्री बिल्ड कर कर आपको दे दिया जाए, आसान करे वो फ्रेमवर्क पूरा। बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी होती है और एक फ्रेमवर्क होता है। डिफरेंस क्या है कि फ्रेमवर्क के ना कुछ रूल्स होते हैं कि भाई ये रूल है, ये फॉलो करना है, ये फॉलो करके आपको वेबसाइट बनानी है या ऐप बनानी है। डिफेंस और कुछ रूल्स है ना, ठीक है ना। और लाइब्रेरी का क्या सीन है कि कहीं पर भी ऐड कर दो, चलो भाई बाकी दूसरे इलाके हर कोई अपना रूल स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना जाके। तो ये लाइब्रेरी वाली चीज़ है। तो खैर फ्रेमवर्क से कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, लाइब्रेरी से कंप्लीट वेबसाइट नहीं बनती। कुछ लाइब्रेरीज को मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। और एक कंप्लीट फ्रेमवर्क अकेला पूरी वेबसाइट बना सकता है, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही शामिल होती हैं, ठीक है। और ये सारा सीन है। लाइब्रेरी बस ये कि बना बनाया कोड है, वो आप उठाओ और अपने कोड के अंदर यूज़ कर लो। फ्रेमवर्क के अंदर आप अपना कोड यूज़ कर दो। फ्रेमवर्क आपको एक सेट ऑफ रूल्स दे देता है कि भाई ये करोगे तो मैं ये करूँगा, और आपने इस तरह इस फॉर्मेट में इस स्टैंडर्ड में रहते हुए कोड लिखना है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बना के दे दूँगा। ये फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये ना लाइब्रेरी ना फ्रेमवर्क है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम कर रहे हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क होते हैं। अब जैसे PHP की भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क होंगे, जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क हैं, हर लैंग्वेज के होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारा सीन है। तो असाइनमेंट जो दिया, टास्क जो दिया, समझ में आ गया था भाई वो वाला लॉन्ग की प्रेस ना। तो मैं जो है ना क्लासरूम पे भी पहले डाल देता हूँ। इसमें एग्जाम्पल नहीं है ना, अच्छा भाई देखें समझा भी देते थोड़ा सा, अगर समझ नहीं आए बाद में। तो होगा ये कि आपको ना एक इनपुट मिलेगा इस तरह के, की टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह का इनपुट मिलेगा आपको, और हर बार इस तरह का मिलेगा, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। एरे के अंदर मल्टीपल एरेज बनी हुई है, ठीक है, नेस्टेड एरे समझ लें, 2D एरे बोलते हैं इसको वैसे हम, ठीक है। होगा ये कि 2D एरे के अंदर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये की है, एस की कोड आपको याद होंगे, हमने देखे भी थे। हर की का ना एक कोड होता है कीबोर्ड की, ठीक है ना। तो अब जैसे 0 है ना, 0 किसका कोड है, जीरो की कोड किसका है, 0 ही होगा ना, बल्कि हाँ 0 का ही होगा, ठीक है भाई। तो इसी तरह 1 0 2 मतलब इसमें ये नंबर प्रेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा खैर यहाँ पे ये इन्होंने अपनी एग्जांपल भी दी हुई है कि भाई अगर A 0 है या B 1 है और Z तक 25 है, तो ये सारा सीन है। तो बस समझ लें पहले वाला की है और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो टाइम है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये चेक करके बताना है कि कौन सी की जो है ना सबसे ज़्यादा प्रेस हुई है, ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग प्रेस मालूम करना है, ठीक है।
इन सारी वैल्यूज को देख के कर लेंगे। ये वाली इमेज में दे देता हूँ। और नहीं है सबके बंद, कोई भी नहीं है बंद है। नहीं ना बंद कहाँ, खोली भी तो है। अब बंद कर दी मैंने। सही भाई, ये मैंने दे दिया आपको इमेज। इसमें एग्जाम्पल इनपुट है, इनपुट चेंज भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो आपने जावास्क्रिप्ट से चेक करके बताना है कि स्लोवेस्ट की प्रेस निकालना है आपने। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।